Hello, good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 21st of September 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? बॉम्बे हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन अमेंडेड आईटी रूल्स। बेसिकली ये न्यूज क्या कहती है, आईटी रूल्स जो कि 2021 में लाए गए थे, बॉम्बे के हाई कोर्ट ने उन आईटी रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, मतलब कि उन्हें हटा दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी रूल्स को समझना कि आईटी रूल्स कब आए थे, क्यों आए थे, उनके की प्रोविजन क्या है। सो एक एक करके समझते हैं। The IT rules derive their authority from Information Technology Act 2000। एक एक्ट आया था 2000 में जिससे आईटी रूल्स अपनी पावर डिराइव करते हैं, मतलब कि उस एक्ट का यूज करके हमने 2021 में आईटी रूल्स सामने लाए थे। इसके कुछ की प्रोविजन है, जैसे कि फर्स्ट इज सेफ हार्बर प्रोविजन। द एक्ट प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडियरीज दैट ऑब्जर्व ड्यू डिलिजेंस इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज एंड फॉलो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। अगर कोई इंटरमीडियरी स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की गई गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन या कुछ भी उस इंटरमीडियरी पर वर्क नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरा चीज, सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज आईटी रूल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि लोगों को और सोशल मीडिया को कनेक्ट करते हैं, लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया सोशल मीडिया या कोई भी चीज, उन इंटरमीडियरीज को सेक्शन 79 के थ्रू एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। Intermediaries include social media platforms like WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram। ये सारे सोशल मीडिया, ये सब क्या है, एक इंटरमीडियरीज है, लोगों के बीच में इंटरमीडिएशन का काम करते हैं। आईटी रूल्स इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। आईटी रूल्स 2021 जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इन इंटरमीडियरीज के लिए ही बनाए गए हैं। ये इंटरमीडियरीज को आईटी रूल्स जो है, पहला प्रोविजन है सेफ हार्बर का। अगर ये इंटरमीडियरी सोशल मीडिया हो गया, ये सब प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ इनके लिए कोई एक्शन नहीं उठा सकती है, मतलब कि उन्हें एक तरह का सेफ हार्बर प्रोवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट ओरिजिनेटर। आईटी रूल्स ऑब्लिगेशन करता है, मतलब कि ये मैंडेटरी चीज है कि इंटरमीडियरीज, मतलब सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उस चीज को पता लगाने के बात की जाती है। फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब क्या होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी सोशल मीडिया हो गया, उसमें चीजें फॉरवर्ड होती रहती है। इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इस इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट किसने किया। सो जो ये हमारा आईटी रूल्स है वो फर्स्ट ओरिजिनेटर पर फोकस करता है। द आईटी रूल्स इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन इंटरमीडियरीज एंड रिक्वायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन to identify the first originator of any information on their service under certain circumstances। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी फेक न्यूज या कोई भी ऐसा कुछ एक्ट बना दिया गया या कुछ भी ऐसा माहौल बना दिया गया, वीडियो बना दिया गया जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन इन चीजों में इन्वॉल्व है। सो उसको पता लगाने के लिए आईटी रूल्स के 2021 के अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है, फर्स्ट रूल्स का प्रोविजन, फर्स्ट ओरिजिनेटर का प्रोविजन। Then the 2021 IT rules replaced the previous guidelines and sought to regulate intermediaries and digital news media। इसके बाद 2021 में तो हमने आईटी रूल्स ले आए जिसके अंतर्गत हमने कुछ प्रोविजंस डिस्कस किए। उसके बाद समय की डिमांड के हिसाब से हमने 2023 में उसमें कुछ चेंजेस लाए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए। उस अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजन है, जैसे कि उस अमेंडमेंट के बाद हमने कुछ चीजें एक्ट में इंट्रोड्यूस की, जैसे कि फर्स्ट ओरिजिनेटर को अगर हम पता लगाने की कोशिश करते तो उससे क्या होता है, राइट टू प्रिवेसी हैम्पर होती है। और कुछ प्रोविजन जैसे कि
इसमें हमने एक फेक न्यूज की यूनिट, फेक न्यूज को पता लगाने के लिए एक यूनिट का फॉर्मेशन किया। उसमें प्रोविजन रखा सिर्फ फेक न्यूज। अब फेक न्यूज तो कुछ भी हो सकती है ना। ये जो फेक न्यूज टर्म है ये बहुत एम्बिगियस टर्म है, इसमें हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या फेक न्यूज के अंतर्गत आता है। मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लियरेंस है, लैक ऑफ मतलब एक मिसयूज करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। सो ये सारे जो थे वो ड्रॉबैक्स थे, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। जो ये हमने अमेंडमेंट लाए वो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी के भी खिलाफ जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a), इसके अंतर्गत सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप फर्स्ट ओरिजिनेटर मान लो एक एम्प्लॉय कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत अगर किसी ने कुछ एक्सप्रेस किया, कुछ स्पीच दी, तो उसके खिलाफ अगर आप एक्शन उठाओगे, मतलब कि क्या होगा, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का अब्रिजमेंट होगा। कहीं ना कहीं ये उसके फ्रीडम्स को कम कर रहा है। Fake news and misinformation are not grounds on which speech can be limited, and the amendments made to the IT rules do not caveat the restraints they place in any manner. The fact check unit, हमने इस आईटी रूल्स के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई। फैक्ट चेक मतलब कि वही कि चीज, अगर कोई भी चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को चेक करना कि क्या वो सही पोस्ट हुई है, क्या वो गलत पोस्ट हुई है। इन सबको चेक करने के लिए हमने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई। अब इस पूरे रूल्स के अंतर्गत कई सारे कंसर्न्स हैं, जिसमें से पहला कंसर्न है लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन। जैसे कि मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ, फेक न्यूज, फेक थिंग्स या वीडियोस, ये सारे एक वेग टर्म्स है, ये एक बड़े एम्बिट के अंतर्गत आ जाते हैं। हम किसी भी वीडियो को, किसी भी न्यूज को फेक डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने क्लियर डेफिनेशंस नहीं प्रोवाइड किए कि कौन सी चीजें फेक न्यूज के अंतर्गत आएंगी, कौन सी चीजें वीडियोस के अंतर्गत आएंगी। वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन का लैक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉट ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। हमने क्या बना दिया, एक यूनिट बना दी जो कि इस चीज पर वर्क करेगी। ये कोई एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। अगर दूसरी कंट्रीज देखा जाए, जैसे कि फ्रांस वगैरह देखा जाए, उसमें एक इंडिपेंडेंट जज रिस्पॉन्सिबल रहता है ये टास्क कंडक्ट करने के लिए। A comprehensive parliamentary legislation on fake news grounded in Article 19, subclause 2, would have been a more constitutionally committed campaign against fake news. In France, an independent judge is responsible for making declaration to counter the spread of misinformation during elections. हमने यहाँ पर एक प्रॉपर यूनिट बना रखी है, वो वर्क करेगी। लेकिन फ्रांस में एक जज रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो डिक्लेयर करता है कि इलेक्शंस के दौरान कौन सी न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन है या कौन सी फेक न्यूज है। ऐसा ही इंडिया में भी ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए। Then next is removable of information. Intermediaries will remove information deemed false by the fact check unit, leaving only the state to determine what is true. कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट को एक बहुत ज्यादा पावर देने की बात की गई है। जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा। फैक्ट चेक यूनिट किसके अंतर्गत काम करेगी, स्टेट के अंतर्गत। अगर स्टेट ने उसे बोल दिया कि भाई ये न्यूज गलत है, आप इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा दो, तो जो इंटरमीडियरीज है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी हो गया, उसे वो न्यूज अपने प्लेटफॉर्म से हटानी पड़ेगी। सो ये एक तरह से क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन हुआ। इसलिए इसमें कई सारे जो है ड्रॉबैक्स हमें सामने को मिले। इन्हीं ड्रॉबैक्स को देखते हुए जो हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे का हाई कोर्ट, उसने फैक्ट चेक यूनिट पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट को डाउन करने की बात की, मतलब कि ऐसी यूनिट की जरूरत हमें नहीं है। उन्होंने इस रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रक डाउन द अमेंडेड IT rules 2023, which empowered the center to set up a fact check unit to identify fake, false and misleading information about the government and its established on social media. This was all about this editorial. यूपीएससी से जितनी भी चीजें इसमें रिलेटेड थी उसे हमने रिवाइज कर लिया। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। आईटी एक्ट 2021 बनाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ की प्रोविजंस थे, जैसे कि फेक न्यूज को हैंडल करने के लिए प्रोविजंस, ओरिजिनेटर का पता लगाने के लिए
प्रोविजन की आखिर न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इंटरमीडियरीज को एक सेफ हार्बर, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का प्रोविजन। उसके बाद समय की डिमांड के हिसाब से हमने 2023 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए, जिसके अंतर्गत हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था उस टाइम का, वो था फैक्ट चेक यूनिट। हमने एक यूनिट बनाई जो कि इस तरह की मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेगी, और अगर इसे कंफर्म हो जाता है कि जो चीजें हैं वो फेक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरमीडियरीज को ऑर्डर करेगी उन न्यूज़र्स को रिमूव करने के लिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े एम्बिट पर कुछ चैलेंजेस ला रही थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक अपना जजमेंट दिया था श्रेया सहगल केस। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है, उसको आप कंप्लीटली किसी चीज से बांध नहीं सकते, मतलब कि उनपे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। साथ के साथ राइट टू स्पीच के लिए कुछ बाउंडेशंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अगर आप फैक्ट चेक यूनिट ला रहे हो, इस तरह की चीजें सामने रख रहे हो, तो इससे क्या होगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेंडेड आईटी रूल्स को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तिरुपति लड्डू रो स्नोबॉल्स एज सेंटर ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन सीक्स रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है जिसे बोला जाता है तिरुपति। इसके और भी नाम है, जैसे कि तिरुपति बालाजी टेम्पल, या हो गया श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वर जी को डिवोटेड है। लॉर्ड, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में लॉर्ड वेंकटेश्वर जी, मतलब कि जो लॉर्ड विष्णु थे, विष्णु भगवान, उनका ही एक अवतार है लॉर्ड वेंकटेश्वर जी। पूरे इंडिया में, इवन ग्लोबल लेवल पर भी उनके बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनको मानने वाले, फॉलो करने वाले बहुत सारे डिवोटीज हैं। कहीं ना कहीं उस टेम्पल की हिस्टोरिकली मान्यता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। सदर्न इंडिया में ये टेम्पल सिचुएटेड है। अभी न्यूज पे ये टेम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो प्रसाद बनता है, जो प्रसादम, जिसे हम प्रसादम बोलते हैं, या यूं कह ले प्रसाद बनता है, लड्डू मेजरली, वो लड्डू में एडल्ट्रेशन देखा गया है। क्या देखा गया है? एडल्ट्रेशन, दैट मीन्स मिलावट देखा गया है कि उस लड्डू में किसी एनिमल फैट का एडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए ये टेम्पल बहुत न्यूज में है। और साथ के साथ यहाँ का प्रसाद इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रसाद को हमने जीआई टैग दे रखा है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टेम्पल आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है, मतलब कि जो यहाँ पे फंड वगैरह आता है वो काफी लार्ज अमाउंट का आता है। ये टेम्पल बहुत रिच टेम्पल है, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि इसका आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है और ये काफी फेमस टेम्पल है। Then next is ISRO will take all precautions before manned गगनयान मिशन सोमनाथ। अभी एक इसरो के द्वारा एक स्पेस एक्सपो करके एक मीट चल रही थी, जिसमें इसरो के सारे हेड्स वगैरह भी थे, सब स्पेस रिलेटेड सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं सब थे। उस दौरान गगनयान मिशन के बारे में डिस्कशन किया गया। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि गगनयान मिशन के अंतर्गत हमने 3 प्रोविजन रखे थे। मिशन को हम स्पेस में भेजने के पहले 3 फ्लाइट्स लेंगे, जिसमें से कि 2 अनमैन्ड होंगी एंड फाइनली मैन्ड मिशन होगा। उस दौरान हमारे इसरो के जो एस सोमनाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस मिशन को कंडक्ट करते वक्त प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे ताकि कुछ भी यूं कह सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी चैलेंज हमें देखने को ना मिले। अभी रिसेंटली एक भेजा गया था, मिशन भेजा गया था, जिसे बोइंग भेजा गया था, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्रू मेंबर्स को वापस लाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो बोइंग आधे में ही वापस आ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर चेक नहीं हो पाया था, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। इसलिए इसरो के द्वारा स्टेटमेंट आया कि हम अपना गगनयान मिशन भेजने के पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, उनको चेक करेंगे, उसके बाद उस पर वर्क करेंगे।
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए गगनयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगनयान मिशन इसरो का एक मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है, जो कि जिसके अंतर्गत हम दो चीजें स्केड्यूल करते हैं। पहला चीज ये है कि 3 फ्लाइट्स विल बी सेंड इनटू ऑर्बिट्स, मतलब कि 3 फ्लाइट्स को हम ऑर्बिट में भेजेंगे, जिसमें से कि 2 अनमैन्ड होंगी और थर्ड मैन्ड होगी। ये मिशन है ना, ये अर्थ के ऑर्बिट को, लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कि 300-400 की एल्टीट्यूड में अर्थ को रोटेट करेगा। इसको डायग्राम से समझते हैं। GSLV Mk3 एक जो है ये लॉन्चिंग व्हीकल हम इस गगनयान मिशन में यूज करेंगे। उसके बाद ये अपना, इसके अंतर्गत 2 मॉड्यूल होंगे, सर्विस मॉड्यूल एंड क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल के अंतर्गत बेसिकली इंजन, प्रोपेलेंट, ये सारी चीजें होंगी, और जो क्रू मॉड्यूल होगा उसके अंतर्गत हमारे एस्ट्रोनॉट्स, बेसिकली हम इस मिशन के अंतर्गत 3 लोगों को भेजने की बात करें, सो वो लोग क्रू मॉड्यूल के अंतर्गत बैठेंगे। दूसरी चीज, अपना जो ये मॉड्यूल है, इसको स्पेस में स्टेबल करने के बाद, मतलब कि उससे प्रॉपर पोजीशन लेने के बाद, जो अगर इसके 5 to 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये अपने आप को डीबूस्ट करेगा। इसमें से दोनों मॉड्यूल अलग होंगे। जो सर्विस मॉड्यूल है वो जाकर अरेबियन सी में जाकर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, और जो क्रू मॉड्यूल है वो एक प्रॉपर सेफ लैंडिंग उसमें कंडक्ट करवाई जाएगी पैराशूट्स की हेल्प से। ये एक फिगर हमें शो कर पा रहा है कि आखिर ऐसा कौन सी मैकेनिज्म हम यूज करेंगे सेफ लैंडिंग के लिए। इंडिया ऐसा 4th नेशन बन जाएगा जो कि एक मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन को कंडक्ट करने जा रहा है। इसके पहले 3 नेशंस ने भी ये ऐसा काम किया है, यूएसए, रशिया, चाइना। तीनों कंट्रीज ने अपने अपने मैन्ड मिशन स्पेस में भेज चुके हैं। अब इंडिया की बारी, अब इंडिया भेजने वाला है। क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल ऑलरेडी डिस्कस्ड। GSLV Mark 3 हम लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इस मिशन के दौरान हमारे जो हमारी वर्क फोर्स है, जो जिनको हम स्पेस में भेजेंगे, उनकी ट्रेनिंग हम रशिया में करवा रहे हैं। 2019 में इसरो और रशिया की जो ग्लेवकोमोस है उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, या जो मैन्ड मिशन के अंतर्गत जाने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से उनको अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है। This was all about this editorial. Then next is Supreme Court asks government to explain delay in the appointment of judges. Basically कुछ यूं कह ले कुछ साल या कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम ने अपनी लिस्ट प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट को कि उनको अपनी सिस्टम में किन लोगों को रिक्रूट करना है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो इसी रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर आप रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने में, लोगों को पोस्टिंग प्रोवाइड करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे के। ये एक सेकेंड जज केस आया था कुछ समय पहले 1990s के दौरान पे। उस समय इस जजमेंट के थ्रू बताया गया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, वो एक प्रॉपर फंक्शन करता है रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। कॉलेजियम सिस्टम कोई रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने वाला कमीशन नहीं है कि गवर्नमेंट की इच्छा हुई तो उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को माना, अगर नहीं इच्छा हुई तो उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए गवर्नमेंट को उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम को समझना। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट से डील करता है। इसके अंतर्गत हमने बनाया है एक कॉलेजियम सिस्टम। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉलेजियम सिस्टम कोई पार्लियामेंट की एक्ट के से नहीं बना है, इसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है विद द एक्ट्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स पास हुए, उस जजमेंट के थ्रू ही हमने कॉलेजियम सिस्टम बनाया है। कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, एक कमीशन है, एक कमेटी है, जिसमें इसकी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं एक, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये 5 लोग मिलकर एक कमीशन बनाते, कमेटी बनाते, जो कि
गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट बताता है कि वो आने वाले समय में कौन कौन से जजेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। इसके डिले को लेकर के ही हमारे सामने न्यूज आई है कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो क्यों कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशंस को एज अ सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस के जैसे डील कर रहा है, जबकि कॉलेजियम सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जजेस के रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर हम इसे और ज्यादा कनेक्ट करें तो हम सब जानते हैं इंडिया में जो रेट है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का रेट है वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एक ये भी है कि हमारी जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो अपने एटमोस्ट लेवल पर वर्क ही नहीं करती है। कहीं ना कहीं वहां पर वैकेंसीज देखने को मिलती है, जजेस की अपॉइंटमेंट में डिले देखने को मिलता है। सो अगर हमें एक वाइब्रेंट अपना जुडिशियल सिस्टम चाहिए जो प्रॉपर फंक्शन करे, जो हमें जस्टिस प्रोवाइड कर सके, सो उस प्रॉपर फंक्शन के लिए उसकी जो कैपेसिटी है, सिस्टम की कैपेसिटी है, वो भी फुल अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। मतलब कि जितनी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है टाइमली उसमें अपॉइंटमेंट होने चाहिए ताकि जस्टिस एंश्योर हो पाए। Then next is lay down arms or face action, होम मिनिस्टर टेल्स नक्सल्स। हम सब जानते हैं हमारा एक टारगेट है कि 2026 तक हम अपना नक्सलिज्म या यूं कह लें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि आइदर आप अपने आर्म्स को छोड़ दो या फिर आपके खिलाफ एक्शन उठाए जाएंगे। अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोगों ने अपने आर्म्स छोड़ दिए, हथियार त्याग दिए और सरेंडर कर दिया तो गवर्नमेंट उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी, उनके अपलिफ्टमेंट में उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ जोड़ने में मदद करेगी। लेकिन अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने अपने हथियार नहीं छोड़े तो उनको गवर्नमेंट का एक यूं कह ले उन एक्शन फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनके खिलाफ बड़े एक्शंस उठा सकती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या रहता है? ये एक रेडिकल मूवमेंट है जिसके अंतर्गत जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं ना, उनका बिलीव नहीं रहता है, वो गवर्नमेंट को नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो एक रेडिकल मूवमेंट पर विश्वास रखते हैं, रेवोल्यूशन पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को उखाड़ फेंक देना चाहिए और हमें अपनी गवर्नमेंट लानी चाहिए। वो अपने आप को गरीब लोगों का, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पीपल का एक मसीहा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका मानना यह है कि इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी है, हमें अपने हथियार उठाने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटाना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट में आएंगे तब जाके इन लोगों की सुनेंगे और इन लोगों का वेलफेयर हो पाएगा। ऐसा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मानते हैं। इसका ओरिजिनेशन देखा जाए तो 1967 वेस्ट बंगाल नक्सलबारी विलेज से इसका ओरिजिनेट हुआ था। इंडिया के अप्रोक्स 10 स्टेट्स में, बेसिकली छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन रीजन्स में कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट करता है। बट गवर्नमेंट ने कई सारे अपने एफर्ट्स लगाए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हटाने का। अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नेक्स्ट इज डॉक्टर्स टू रिज्यूम वर्क टुडे, प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन कोलकाता। हम सब जानते हैं कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली अप्रॉक्स 40-45 डेज से कंटिन्यू स्ट्राइक पर चल रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे थे। सो फाइनली उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत डॉक्टर्स आज से अपनी वर्क पर वापस जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ डॉक्टर्स सिविल कमिटीज और ग्रुप्स के पार्ट बने रहेंगे ताकि जल्द से जल्द उस विक्टिम को जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन स्मार्ट मटेरियल्स अमंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स mooted इन पीएम सोलर स्कीम। प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसे बोला जा रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंतर्गत इनवाइट किए गए हैं, जैसे इसके अंतर्गत टारगेट है कि हम रूफटॉप सोलर पैनल को बनाएंगे। सो उसी के तहत हमने इनवाइट किए लोगों को कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज बताइए जो कि हम रूफटॉप सोलर इस्टेब्लिश करने में यूज कर सके। फॉर एग्जांपल
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सके, या फिर डिजिटल सॉल्यूशन फॉर रूफटॉप सोलर, या फिर स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल, या रूफटॉप सोलर विथ ई व्हीकल्स, ये सारी चीजें हम सामने ला सके। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक सेंट्रल स्कीम है जिसके अंतर्गत हम सोलर रूफटॉप सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या इसके अंतर्गत जो भी हाउस होल्ड्स सोलर रूफटॉप लगाने की बात करेंगे उनको प्रॉपर सब्सिडीज और इंस्टॉलेशन में ईज करने की बात की गई है कि हम आपको सब्सिडी देंगे और साथ के साथ मदद करेंगे कि आपकी इंस्टॉलेशन इजी वे में, एफिशिएंट मैनर में समय से फुलफिल हो जाए। पहली चीज, इससे क्या होगा कि जो गांव में हाउस होल्ड्स है, घर है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। साथ के साथ इसके अंतर्गत द हाउस होल्ड विल बी एबल टू गेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ। इसका एक ये भी प्रोविजन है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी देखा जाए तो नेशनल लेवल पे इसे नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। स्टेट लेवल पर स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। डिस्कॉम्स मतलब कि जो पावर सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने में कंपनीज बनाई गई हैं वो भी हमारी मदद करेंगी इस पूरी स्कीम को लॉन्च करने में। सो रिसेंटली हमने क्या बात की कि रूफ टॉप्स में सोलर पैनल्स को सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। सो इसी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ईवी से रिलेटेड, या फिर एक स्मार्ट मीटर्स, या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाए कि हमारी जो सोलर रूफटॉप्स है वो अपने एफिशिएंट मैनर पर वर्क कर सके। नेक्स्ट इज द स्टेक्स इन श्रीलंका's 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आज दैट मीन्स 21 सितंबर को श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं। उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है। इस एडिटोरियल में बेसिकली वहां पे जो पार्टीज हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन को लड़ने के लिए कैंडिडेट्स हैं और उनका डिस्कशन दिया गया है। हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए थोड़ा सा इसको हम हिस्टोरिकली कनेक्ट करते हैं। ऐसा है कि श्रीलंका और इंडिया अप्रोक्स एक टाइम पर आजाद हुए थे। 1940s के बाद 1948 में श्रीलंका भी आजाद हुआ था और उसी टाइम पे इंडिया भी आजाद हुआ था। लेकिन श्रीलंका के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक हम डिस्कस करते हैं। श्रीलंका में दो मेजर ग्रुप्स रह रहे थे। एक थे तमिलियंस, दूसरे थे सिन्हालीज। सिन्हालीज वहां के लोकल थे, तमिलियंस तो हम सब जानते हैं इंडिया में भी रहते। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में तमिल्स रहते थे। जो वहाँ के तमिल ग्रुप थे ना वो प्रॉपर एजुकेटेड थे। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान उन्होंने ब्रिटिशर्स के हिसाब से एजुकेशन ली, उनके हिसाब से वर्क किया, कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट किया अपना रूल बनाए रखने के लिए। सो हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी रहती थी। जो उनकी मदद करता था ब्रिटिशर्स उनको ही सामने रखते थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तमिलियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उनको ही पावर सौंप कर चले गए। इसकी वजह से तमिल में एक सिविल वॉर लाइक, श्रीलंका में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होने लगी। मतलब कि एक साइड सिन्हालीज, दूसरे साइड तमिलियंस, दोनों के बीच में आए दिन सिविल वॉर होते थे। बहुत हद तक वायलेंस लाइक सिचुएशंस हो जाती थी। इवन 1956 में वहां पर एक बिल लाया गया था सिन्हालीज लोगों के लिए, जिसे बाद में नहीं पास किया गया था। बट दोनों ग्रुप्स के बीच में मेजर टशल, पावर टशल चल ही रहा था। सो इस पावर टशल के चलते ही वहां की पॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हुई। पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से इकोनॉमी गड़बड़ आई, वायलेंस लाइक सिचुएशन होने लगे, लिट्टे का इमरजेंस होने लगा, इवन बॉम्बार्डमेंट तक चीजें पहुंच गई कि हमने देखा था कुछ साल पहले वहां पर एक चर्च में चीजें बिगड़ी थी, बॉम्ब फेंका गया था, ऐसी चीजें भी होने लगी। अब 2022 में वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई कि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड ही एकदम गड़बड़ा गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट ही एकदम गड़बड़ा गया। उनके फॉरेक्स रिजर्व में पैसा ही नहीं बचा कि वो इवन नेसेसरी थिंग्स को भी अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर पाए। कहीं ना कहीं श्रीलंका कैसी है, एक आइलैंड कंट्री है, उसके पास इतनी ज्यादा लैंड नहीं है कि वो अच्छा खासा एग्रीकल्चर कर पाए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना ज्यादा उनका वर्क फोर्स भी एजुकेटेड और स्किलफुल नहीं है। कहीं ना कहीं
जो श्रीलंका है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब कि वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें इम्पोर्ट करती है। सो इन सब के चलते श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व भी गिर गया। सो ऐसा सिचुएशन आ गया कि श्रीलंका अब अपना जो है नेसेसरी स्टफ्स भी खरीद नहीं पा रही थी। इन्फ्लेशन भी डबल ट्रिपल रेट से बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, कुल मिलाकर श्रीलंका एकदम गिर सा गया। उसके बाद जो वहां पे गवर्नमेंट थी रेनिल जी की, उन्हें हटाया गया और दूसरी गवर्नमेंट सामने आई। उसके बाद 2 साल के टाइम पीरियड के बाद 2022 के बाद जब से श्रीलंका ने इतनी बुरी इकोनॉमी फेस की है, अब जाकर के वहां पर के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस फिर से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ये होगा कि सबसे ज्यादा जो मेजर जो पॉलिसीज में रोल प्ले करेगी वो है इकोनॉमी। अगर जो लोगों के हाथ में पावर है अभी भी कि वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं, सो उनको ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करने चाहिए जो कि इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी तक ले जा सके। क्योंकि श्रीलंका की मेजर जो अभी समय की डिमांड है वो ये है कि उनकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। देन नेक्स्ट इज स्टॉन्च द ब्रीच। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के डिस्कस किया गया है। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में मेडिएशन में एक ट्रीटी साइन की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत हमने 3 रिवर्स पाकिस्तान को दी थी, 3 रिवर्स हमने रखी थी। अब 1960 में हमने ये ट्रीटी साइन की थी। 1960 से लेकर के अब तक सिनेरियोस बहुत बदल गए हैं, हमारी डेमोग्राफी, हमारी डिमांड सब बहुत बदल गई है। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमने एक परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश किया था दोनों कंट्रीज में, जो मिलकर कोई भी अगर इशू आता था तो उसे सॉर्ट करते थे। हमने पिछले साल से लेकर अब तक पाकिस्तान को कई बार मैसेजेस भेजे, कई बार ये बोला कि भाई इस ट्रीटी को फिर से कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उस रिगार्डिंग मीटिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने उस हमारी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, हर बार 3 बार हो गया उसने इग्नोर कर दिया। अब इंडिया का स्टैंड ये है कि अब हम कोई भी नेगोशिएट पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट इज कॉफी एक्सपोर्टर्स आए 60% फ्रॉम वैल्यू एडेड बीन्स। बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि 2047 तक जो इंडिया का कॉफी सेक्टर है वो इतना अच्छा डेवलप कर जाएगा कि जो वैल्यू एडेड कॉफीज हैं कहीं ना कहीं वो 60% ऑफ द टोटल कॉफी आउटपुट में अपना परसेंटेज रखेंगी। मतलब कि मान लो 100% कॉफी आउटपुट्स हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 60% वैल्यू एडेड कॉफीज में से निकलेगा। दिस वॉज अबाउट ऑल न्यूज। अब हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थ मिनी मून एस्टेरॉइड एस्टेरॉइड 2024 PT5। एस्टेरॉइड 2024 PT5 एक एस्टेरॉइड है जो कि आने वाले समय में सितंबर से लेकर नवंबर तक अर्थ को ऑर्बिट करेगा। इसे हम मिनी मून बोल रहे हैं। मिनी मून क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो अर्थ को ऑर्बिट करेगा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। Asteroid they change their path due to the Earth's gravity and temporarily orbit Earth are known as mini moons। बेसिकली देखो ये इसका पाथ था एस्टेरॉइड का, लेकिन ये अर्थ की ग्रेविटी के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, मतलब उसके एम्बिट में आ गया और अर्थ को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया। सो इसलिए इसे मिनी मून बोला जा रहा है। इसको हमने डिटेक्ट किया है एटलस की हेल्प से। एटलस मतलब एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इसके थ्रू हमने इसे डिटेक्ट किया है। ये एक ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एस्टेरॉइड है ये अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट से निकला हुआ है। अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? एक ऐसा बेल्ट जिसके अंतर्गत स्पेस रॉक्स और कुछ कंटेंट्स हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये जो बेल्ट है ना ये अर्थ के पास है। हमारी स्पेस में कई सारे एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक परमानेंट एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि मार्स और वीनस के पास में है, देख सकते हैं हम इस फिगर में। उसके बाद जुपिटर के मार्स और जुपिटर के पास है, सॉरी,
उसके बाद हम देख सकते हैं जुपिटर के अंतर्गत भी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो एक प्रॉपर बना हुआ एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, इसे मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है। और जो जुपिटर के पाथ पर ही एस्टेरॉइड बेल्ट बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इसे बोला जाता है ट्रोजन एस्टेरॉइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स स्मॉल रॉकी सब्सटेंस होते हैं, ये मेटल के हो सकते हैं, रॉक्स के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, इन्हें एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये ना तो प्लैनेट्स होते हैं ना कॉमेट्स, ये बेसिकली प्लैनेट्स की साइज से कम रहते हैं लेकिन कॉमेट्स की साइज से बड़े रहते हैं, सो इन्हें एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये 3 टाइप के रहते हैं, पहला कार्बन एस्टेरॉइड्स जो कार्बन से बने रहते हैं, देन एम टाइप जो मेटल से बने रहते हैं, देन एस टाइप जो कि सिलिकेट से बने रहते हैं। हमारे लिए इस तरह के एस्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम इन्हें अपने अर्थ के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि आखिर आने वाले समय में और कौन कौन से एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के आसपास आ सकते हैं, या उनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है, किस स्पीड में वो आएंगे, या हम पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। देन नेक्स्ट इज कीनिया। अडानी ग्रुप ने कीनिया के एक एयरपोर्ट दैट इज जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे 30 इयर्स के लीज पर ले लिया है, इसलिए कीनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कीनिया की कैपिटल नैरोबी में सिचुएटेड है। अगर इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन देखा जाए या यूं कह ले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाए कीनिया के बारे में, तो पहला चीज है मसाई मारा रिजर्व। मसाई मारा रिजर्व वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन के लिए बहुत फेमस रहा है, पहला। दूसरा लेक तुर्काना, लेक तुर्काना में एंसेस्टर्स के रिमेनिंग्स हमें देखने को मिले। एंशियंट हिस्ट्री में लेक तुर्काना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ की फेमस ट्राइब्स हैं सैन बुशमैन, सैम्बुरु, मसाई। लेक विक्टोरिया की बात की जाए तो लेक विक्टोरिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लेक है। ये कीनिया, तंजानिया और युगांडा, इस मैप में देखें तो ये कीनिया, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों कंट्रीज के बॉर्डर पर लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया से ही व्हाइट नाइल का ओरिजिनेट होता है। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर नाइल रिवर बनाती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग मतलब कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, जिसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत हम 3 स्कीम्स लाए। स्कीम ए जो कि फोकस करती है फर्स्ट टाइमर्स पर, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि पहली बार ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मतलब फ्रेशर्स हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए हमने स्कीम ए लाई। स्कीम बी जो कि बात करती है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हम सब जानते हैं इंडिया की मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। सो उस चीज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि लोग एग्रीकल्चर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग में आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। सो इसलिए हम एक स्कीम लाए हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। थर्ड स्कीम जो है वो एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, मतलब कि ऐसे लोग जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये स्कीम लाई है। देन नेक्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फंड है जिसे हमने UNFCCC की COP16 जो 2010 में कैनकुन में हुई थी साउथ कोरिया में, उसमें एक फंड बनाया था जिसे बोला जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड एक ऐसा फंड है जो कि वल्नरेबल नेशंस जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उन नेशंस की मदद करने के लिए हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया है। ऐसा माना गया है कि अभी ऐसे 19 नेशंस को देखा गया कि जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं, लेकिन सब अभी ये ग्रीन क्लाइमेट फंड इसलिए न्यूज में क्योंकि इसने एक सर्वे कंडक्ट कराया, एक मतलब यूं कह ले सर्वे किया, जिसके अंतर्गत देखा गया कि जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना, जिनके लिए ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया, लेकिन स्टिल उनको अभी भी फंड या तो बहुत ही लेस अमाउंट का दिया गया या तो दिया ही नहीं गया है। सो कहीं ना कहीं ग्रीन क्लाइमेट फंड अपना जो एम है उसे फुलफिल करने में सक्सेस नहीं दिख रहा है।
देन डेमचोक एंड डेप्सांग रीजन, हम सब जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कुछ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे कुछ एरियाज लाइक करते हैं जिनके लिए दोनों कह सकते हैं कि वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, दोनों रीजन्स अपनी अथॉरिटी उस रीजन के ऊपर रखते हैं। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, उसमें 75% ऑफ ऐसे रीजन्स को सॉर्ट आउट कर दिया गया है कि आखिर वो किस टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दो मेजर रीजन दैट इज डेमचोक एंड डेप्सांग हम सब देख सकते हैं। ईस्टर्न लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में डेप्सांग प्लेन्स है और वहीं सदर्न पार्ट में डेमचोक है। ये दोनों रीजन्स न्यूज में कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स है। इसकी जो है लोकेशन आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज बायोराइट, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एक स्कीम है, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बायोराइट एक स्कीम लाई गई है जो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट फोकस करता है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि हमें बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बायो का यूज किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे जो कि पॉल्यूशन कम करे, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाए, अर्थ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाए, ऐसे चीजों के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेसिकली जो इंडिया है ना, उसमें कहीं ना कहीं एकेडमिक और इंडस्ट्रियल चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है। स्कूल में अलग चीजें सिखाई जाती हैं और उसी को अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम बात करें कि इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। अलाइन विद द, इसको हमने अलाइन किया है लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल क्या है? एक हम सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए कुछ पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिसे हमने लाइफस्टाइल के अंतर्गत रखा है। दूसरी चीज हम इस कंपोनेंट के अंतर्गत बात कर रहे हैं एक सर्कुलर इकोनॉमी की। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि जिसमें हम चीजों का रीयूज, रीमैन्युफैक्चर या लंबे समय तक उस चीज के यूज करने को प्रमोट करेंगे कि हम चीजों को रीयूज कर सके, रीमैन्युफैक्चर, रिसाइकल और लंबे समय तक उसे यूज कर सके। ऐसी इकोनॉमी, ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट की जाएगी, इनोवेशन प्रमोट होगा और इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। This was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।